प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2024-25 की आपकी न्यू बुक है कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपके पूरे जो पाठों की जो है नाम दिए हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला आता है आपका अध्याय 1। अध्याय 1 में है समानता। पहला क्वेश्चन है मध्याह्न भोजन योजना का प्रारंभ सर्वप्रथम किस राज्य से किया गया? तो आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर तमिलनाडु से। इसके बाद दूसरे में हमारे लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर समानता। इसके बाद आता है आपका तीसरे में है समानता स्थापित करने के लिए संविधान में स्थापित प्रावधानों से सम्मिलित नहीं है, तो आपका जो है उत्तर में हो जाएगा सी नंबर हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों पर नहीं जा सकता। चौथे में है समाज में दिव्यांगजनों की भागीदारी बनाना सरकार का दायित्व है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर कथन 1, 2 एवं कथन 3। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट आता है पाँचवें में है अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हुआ जिससे कहा गया, तो आपका उत्तर हो जाएगा ए नंबर नागरिक अधिकार आंदोलन। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो आपको ए नंबर में भरना है अफ्रीकी अमेरिकन, दूसरे में भरना है आपको अस्पृश्यता, तीसरे में भरना है आपको लोकतंत्र और चौथे में भरना है आपको व्यक्तियों। तो आप इस तरह से भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7 में है ऐसे 2 देशों के नाम बताइए जहां असमानता के लिए संघर्ष हुआ। आपको उत्तर में लिखना है भारतीय लोकतंत्र एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में जहां समानता के लिए संघर्ष हो रहा है। इसके बाद 8वां आता है संविधान किसे कहते हैं। आपको उत्तर में लिखना है संविधान वह दस्तावेज है जिसमें देश की जनता व सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और अधिनियमों को निरूपित किया गया है, तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9वां में है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का क्या आशय है। आपको उत्तर में लिखना है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का आशय वयस्कों को मत देने का अधिकार है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, वे गरीब हो या अमीर हो। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 10वें में है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के प्रावधानों को लिखिए। आपको उत्तर में लिखना है अनुच्छेद 15 के प्रावधान राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। इसके बाद आता है आपका 11 में है समानता के अधिकार सरकार द्वारा किस प्रकार लागू किए गए हैं। आपको उत्तर में लिखना है समानता के अधिकार को 2 तरह से लागू किया है। पहला है कानून के द्वारा, दूसरा है सरकार की योजना व कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके। इसके बाद 12वें में है मध्याह्न भोजन कार्यक्रम से क्या लाभ हुए, कोई 3 लाभ लिखिए। तो आपका पहला लाभ है स्कूल में सभी जातियों के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं। दूसरे में इस कार्यक्रम से महिलाओं को रोजगार मिला। तीसरा है इस कार्यक्रम में निर्धन विद्यार्थियों की भूख मिटाने में सहायता की है, तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13 में है नागरिक अधिकार आंदोलन क्या था। आपको उत्तर में लिखना है रोजा पार्कर्स एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला ने गोरे व्यक्ति को सीट देने से मना कर दिया। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया जो नागरिक अधिकार आंदोलन कहलाया। इसके बाद 14 में है प्रजातांत्रिक समाज में समानता स्थापित करने में क्या क्या कठिनाई आ रही है। आपको उत्तर में लिखना है प्रजातांत्रिक समाज में समानता स्थापित करने में जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार आदि कठिनाइयाँ आ रही हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 15 में है अफ्रीकी अमेरिकनों को नागरिक अधिकार आंदोलन क्यों चलाना पड़ा। तो आपको उत्तर में लिखना है रोजा पार्कर्स एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया जो नागरिक अधिकार आंदोलन कहलाया। इसके बाद 16 में है क्या आपकी कक्षा में कोई दिव्यांग छात्र अध्ययन करता है, आप
उसकी मदद किस प्रकार कर सकते हैं। तो आपको उत्तर में लिखना है, यदि मेरी कक्षा में कोई दिव्यांग छात्र अध्ययन करता है तो मैं उसकी मदद स्कूल आने जाने, पढ़ाई, खेलकूद एवं उसकी आवश्यक सामग्री ले जाने में करता। मैं उस दिव्यांग छात्र को सबसे अच्छा दोस्त बनाकर रखूँगा और उसे कोई परेशान करेगा तो मैं उसकी उस समय मदद करता रहूँगा। आपका अध्याय 2 आता है, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में किसका संबंध जल जनित बीमारी से नहीं है। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, कैंसर। इसके बाद आता है आपका दूसरे में है, भारत में लोगों के स्वास्थ्य में गिरावट का मुख्य कारण है। तो आपको उत्तर में लिखना है स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3 में है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा का उद्देश्य नहीं है। आपको उत्तर में करना है केवल ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4 में, हम मच्छरों को पैदा होने से कैसे रोक सकते हैं। आपको उत्तर में करना है पानी एकत्र न होने देने से। पांचवा प्रश्न आता है, भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक इलाज कराने आते हैं जो कहलाते हैं चिकित्सा पर्यटक। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो प्रश्न क्रमांक 6 में जो है, प्रश्न क्रमांक 6 का ए नंबर में आपको भरना है बीमार पड़ने। बी में भरना है आपको RMP। इसके बाद सी में भरना है आपको संचारणी। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट, डी में भरना है आपको नैतिक और ई में भरना है आपको शिक्षा। आप इस तरह भर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7 में है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किसे कहा जाता है। आपको उत्तर में लिखना है सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कहा जाता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े होते हैं जिससे यह शरीर व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 8 में है, हमारे देश में क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है। आपको उत्तर में करना है हमारे देश में सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, दूसरा है निजी स्वास्थ्य सेवाएं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9 में है, मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश किसे माना जाता है। आपको उत्तर में करना है मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश कोस्टारिका को माना जाता है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10 में है, स्वास्थ्य से क्या आशय है। आपको उत्तर मिल गया है स्वास्थ्य का अर्थ है हमें बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना। स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है, हमें मानसिक और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11 में है, बीमारियों से बचाव के लिए हमें किस तरह की सुविधाओं की आवश्यकता होती है। आपको उत्तर में करना है बीमारियों से बचाव के लिए हमें स्वास्थ्य केंद्र, डॉक्टर, अस्पताल, एम्बुलेंस, ब्लड बैंक आदि सुविधाओं की आवश्यकता होती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12 में है, निजी एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में अंतर लिखिए। आपको उत्तर में लिखना है, पहला है निजी अस्पतालों द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाएं सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं से बेहतर है। दूसरा है निजी चिकित्सा सेवाओं की लागत ज़्यादा है जबकि सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा सस्ती और समाज के सभी वर्गों द्वारा उपयोग में की जाती है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13 में है, पानी और साफ सफाई की गुणवत्ता को सुधार कर किन किन बीमारियों से बचा जा सकता है। आपको उत्तर में करना है पानी और साफ सफाई की गुणवत्ता को सुधार कर हैजा, टाइफाइड, मलेरिया, वायरस, हेपेटाइटिस, चिकनगुनिया, दस्त लगना जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14 में हमें सरकार को कर टैक्स क्यों देना चाहिए। आपको उत्तर में लिखना है हमें सरकार को कर इसीलिए देना चाहिए क्योंकि सरकार कर से प्राप्त धन का उपयोग विभिन्न प्रकार की सामाजिक सेवाओं को मुहैया करवाने में खर्च करती है जिससे सभी नागरिकों को फायदा होता है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15 में है, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता संदेश क्या है। आपको उत्तर में करना है भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता पहले कहता है जहाँ तक संभव हो सके चिकित्सक को औषधि के जेनेरिक नाम ही उपचार पर्ची में लिखने चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि यह युक्त और उपयुक्त रूप में हो। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16 में है, OPD का विस्तारित रूप लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है OPD का विस्तारित रूप आउट पेशेंट डिपार्टमेंट या बाहर रोगी विभाग है। इसके बाद 17 में है,
हमारे देश में केरल राज्य में स्वास्थ्य सुधार की दृष्टि से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? आपको उत्तर में करना है हमारे देश में केरल राज्य में स्वास्थ्य सुविधा की दृष्टि गांव के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18। प्रश्न क्रमांक 18 में है आपकी शाला में बच्चों के खेलते हुए अचानक किसी बच्चे को चोट लग जाती है तो आप क्या करेंगे? आपको उत्तर में करना है यदि हमारी शाला किसी बच्चे को चोट लग जाती है तो हम सबसे पहले स्कूल में बच्चों का प्राथमिक उपचार करेंगे। उसके बाद पास के किसी स्वास्थ्य केंद्र में लेकर जाएंगे जिससे उसकी चोट का सही इलाज हो सके। अध्याय 3 में आपका दिया हुआ है राज्य शासन कैसे काम करता है। पहला क्वेश्चन आता है आपका विधायकों द्वारा कानून निर्माण संबंधी विषयों पर चर्चा के लिए उपयुक्त स्थान है। आपका उत्तर हो जाएगा विधानसभा। इसके बाद दूसरे में है राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। आपको उत्तर में करना है राज्यपाल। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका चौथा में है विधानसभा निर्वाचन में बहुमत प्राप्त दल के विधायक अपना नेता चुनते हैं जिन्हें कहा जाता है। तो आपको उत्तर में करना है मुख्यमंत्री। पाँचवें में समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों से सरकार के कार्यों व विषयों की चर्चा की जाती है जिसे कहा जाता है। तो आपको उत्तर में करना है सी नंबर प्रेस वार्ता। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो आपको जो है ए में भरना है जनता, बी में भरना है आपको राज्यपाल, सी में भरना है आपको विधानसभा सदस्य, डी में भरना है आपको विधानसभा और ई में भरना है आपको कानून। आप इस तरह भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 7 में है गठबंधन सरकार किसे कहते हैं। आपको उत्तर में करना है गठबंधन सरकार का मतलब होता है जब कोई पार्टी बहुमत में नहीं आ पाती है तो उसे दूसरी पार्टी अपना समर्थन देती है और वह सरकार बनने लायक हो जाती है, उसे ही गठबंधन सरकार कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 8 में है वॉलपेपर परियोजना क्या है। आपको उत्तर में करना है वॉलपेपर परियोजना एक मज़ेदार गतिविधि है जिसके माध्यम से रुचि के किसी विषय पर शोध किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9 में निर्वाचन क्षेत्र से क्या आशय है। आपको उत्तर में करना है निर्वाचन क्षेत्र किसी क्षेत्र के चुनाव में एक सीट निर्वाचित करने वाली क्षेत्र इकाई होती है। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 में है एक विधायक मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं, प्रक्रिया लिखिए। आपको उत्तर में करना है विधानसभा चुनाव में आम जनता द्वारा विधायक का चुनाव किया जाता है। बहुमत प्राप्त दल के सभी विधायक मिलकर मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करता है। चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक 11 में है लोकतंत्र में जनता अपना विरोध किन किन माध्यमों से कर सकती है। आपको उत्तर में करना है लोकतंत्र में जनता अपना विरोध अखबारों, टीवी चैनलों, संगठनों, हड़ताल और सभाएं आयोजित करके आदि माध्यमों से कर सकती है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12 में है प्रेस वार्ता क्यों की जाती है। आपको उत्तर में करना है प्रेस वार्ता मुख्य उद्देश्य सरकार के किसी विभाग द्वारा जो कि नीतियां या निर्णय लागू किए जा रहे हैं उन्हें नीतियों और निर्णय के बारे में आम जनता को जानकारी देना होता है। प्रेस वार्ता में सरकार अपनी कार्यनीति की जानकारियां अखबारों, टेलीविज़न के माध्यम से जनता तक पहुंचाती हैं। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13 में है बहुमत से क्या आशय है। आपको उत्तर में करना है जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं राज्य में उस दल को बहुमत माना जाता है जिसे बहुमत कहा जाता है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न क्रमांक 14 में है राज्य में किसी भी विषय पर कानून बनाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। आपको उत्तर में करना है राज्य में किसी भी विषय पर कानून बनाने का कार्य राज्य की विधायिका द्वारा किया जाता है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15 में है सरकारी विभागों द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं उन्हें किसकी स्वीकृति लेनी पड़ती है। उत्तर में करना है सरकारी विभागों द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे विधायिका द्वारा अनुमोदित या स्वीकृत कराया जाता है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16 में है अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में लिखिए। आप किस प्रकार उन्हें हल कर सकते हैं उस पर अपने सुझाव लिखिए।
तो आपको उत्तर में करना है हमारे क्षेत्र में हमें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे स्वास्थ्य समस्या, जल समस्या, सड़क समस्या, बिजली समस्या, राशन समस्या आदि अनेक समस्याएं हमारे क्षेत्र में होती हैं। हम इन सभी समस्याओं को हमारे प्रतिनिधि विधायक महोदय के माध्यम से हल कर सकते हैं। विधायक इन समस्याओं को विधानसभा में रखकर हल करा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 17 में है नीचे दी गई तालिका को पूर्ण कीजिए। तो आपको लिखना है पहले में जैसे लिखा है विभाग का नाम, उनके कार्यों के दो उदाहरण। तो विभाग के नाम में है स्कूल शिक्षा विभाग, आपको लिखना है कल्याणकारी कार्यक्रम चलाना। दूसरा है स्कूल शिक्षा को बढ़ावा देना। दूसरा पॉइंट है कृषि विभाग, कृषि विभाग में लिखना है खेती को बढ़ावा देना, किसानों को लाभ देना। इसके बाद आता है आपका स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग में आपको लिखना है बीमारी की रोकथाम और उपचार करना। और दूसरा है स्वास्थ्य के लिए सलाह देना। इसके बाद आता है आपका अध्याय 4, अध्याय 4 में दिया है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। तो आपका पहला क्वेश्चन आता है 1960 के दशक में लड़कियों के स्कूल में होते थे। तो आपको उत्तर में करना है स्कूलों के बीचों बीच एक आंगन होना। इसके बाद आता है आपका दूसरे में है जब कोई अपने काम के लिए अपेक्षित मान्यता या स्वीकृति नहीं पाता है तब वह स्वयं को महसूस करता है। तो आपको उत्तर में करना है अवमूल्यित। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3 में है कानून के अनुसार कितनी महिला कर्मचारियों की संख्या होने पर बालवाड़ी की सुविधा देना होता है। तो आपको उत्तर में करना है 30 से अधिक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपको छठवें में आपको पहले नंबर में भरना है समोआ, दूसरे में भरना है आपको समानता, और सी नंबर में भरना है आपको भेदभाव। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका डी में भरना है आपको दोहरे बोझ, ई में भरना है आपको हड़ताल। आप इस तरह भर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5 में है 1960 के दशक में लड़कियां किस प्रकार से स्कूल जाती थी। आपको उत्तर में करना है 1960 के दशक में लड़कियां सकरी गलियों एवं हमेशा समूहों में स्कूल जाती थी। इसके बाद छठवें में है समोआ द्वीप में 9 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर बच्चों से क्या कार्य कराए जाते थे। आपको उत्तर में करना है समोआ द्वीप में 9 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर बच्चों से मछली पकड़ना और नारियल के पेड़ लगाना आदि कार्य कराए जाते थे। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7 में है आप अपने घर में कौन कौन से कार्यों में अपना हाथ बटाते हैं। आपको उत्तर में करना है हम अपने घर में झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े और बर्तन धोना, खाना पकाना, पढ़ाई करना और छोटे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करना आदि कार्यों में अपना हाथ बटाते हैं। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 में है 1920 के दशक में समोआ द्वीप समूह के बच्चों का स्कूल न जाने का प्रमुख कारण था। उत्तर में है 1920 के दशक में समोआ द्वीप समूह के बच्चों का स्कूल न जाने का प्रमुख कारण छोटे बच्चों की देखभाल, घर का काम, द्वीपों पर मछली पकड़ना, नारियल के पेड़ लगाना आदि है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 में है 1960 के दशक में लड़के एवं लड़कियों के स्कूल में क्या भिन्नताएं थी। आपको उत्तर में करना है 1960 के दशक में लड़के और लड़कियां अलग अलग स्कूलों में जाते थे। लड़कियों के स्कूल लड़कों के स्कूल से बिल्कुल अलग ढंग से बनाए जाते थे। उनके स्कूल के बीच में एक आंगन होता था। लड़कों के स्कूल में ऐसा कोई आंगन नहीं होता था, बल्कि उनके खेलने का मैदान बस एक बड़ा सा खुला स्थान होता था। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10 में घर पर काम करने वाली महिलाओं का कार्य पुरुषों के कार्य से कम क्यों समझा जाता है। आपको उत्तर करना है सारी दुनिया में घर के काम की मुख्य जिम्मेदारी स्त्रियों को ही होती है, जैसे देखभाल संबंधी कार्य, परिवार का ध्यान रखना, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों का। घर के अंदर किए जाने वाले कार्यों को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता है, इसीलिए घर पर काम करने वाली महिलाओं का कार्य पुरुषों के कार्य से कम समझा जाता है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11 में है आपकी माँ या ऐसे लोग जो घर के काम में लगे हैं यदि एक दिन की हड़ताल पर चले जाएं तो क्या होगा, लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है हमारी माँ या ऐसे लोग जो घर के काम में लगे हैं यदि एक दिन की हड़ताल पर चले जाएं तो घर का सभी कार्य अस्त व्यस्त हो जाएगा एवं हम घर के सभी कार्य आसानी से नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण हमें स्कूल जाने में देरी हो जाएगी। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12 में है दोहरे बोझ से क्या आशय है। आपको उत्तर में करना है दोहरे बोझ से आशय
2 गुना वजन। सामान्यतः इस शब्द का महिलाओं के काम की स्थितियों को समझने के लिए प्रयोग किया गया है। यह इस तथ्य को स्वीकार करता है कि महिलाएं आमतौर पर घर के भीतर और घर के बाहर दोहरा कार्यभार संभालती हैं। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 में है, लड़कों को खेलने के लिए कारें व लड़कियों को गुड़ियाँ दी जाती थी। इस कथन से बच्चों को क्या बताने का प्रयास किया गया है? उत्तर में है, लड़कों को खेलने के लिए कारें व लड़कियों को गुड़ियाँ दी जाती थी। इस कथन से बच्चों को यह बताने का प्रयास करते हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनका भविष्य अलग अलग होगा। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न क्रमांक 14 में है, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सूची बनाइए। आपको उत्तर में करना है, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं मुख्य रूप से घरेलू काम एवं कृषि कार्यों में शामिल होती हैं। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े और बर्तन धोना, खाना पकाना, छोटे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करना आदि। शहरी क्षेत्रों में लगभग 80% महिला श्रमिक संगठित क्षेत्रों में काम करती हैं, जैसे घरेलू उद्योग, छोटे व्यापार और सेवाएं तथा भवन निर्माण, घरेलू काम आदि। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15 में है, हरमीत के हड़ताल पर जाने से उनके घर पर क्या प्रभाव पड़ा? आपको उत्तर में करना है, हरमीत के हड़ताल पर जाने से उनके घर का कार्य अस्त व्यस्त हो गया था। कोई भी कार्य समय पर नहीं हो पा रहा था। समय पर बच्चे एवं नाश्ता तैयार नहीं हो पा रहा था। बच्चों की स्कूल बस चली जाती है और बच्चों को कार से स्कूल छोड़ना पड़ता था और घर की सामान नहीं मिल पाती थी। लंच बॉक्स तैयार नहीं हो पाती थी। लंच बॉक्स के लिए कैंटीन का उपयोग किया जाता था। इस प्रकार हरमीत के हड़ताल पर जाने से उनके घर पर प्रभाव पड़ा। वाले हैं अध्याय 5 में है, औरतों ने बदली दुनिया। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका, पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 56 पर अंक की तालिका के अनुसार शिक्षा के किस स्तर पर सर्वाधिक बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं? आपको उत्तर में करना है माध्यमिक स्तर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दूसरे में है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आपको उत्तर में करना है 8 मार्च। इसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3 में है, निम्न में से किसका संबंध महिला आंदोलन से नहीं है? आपको उत्तर हो जाएगा मनोरंजन करने। चौथे में है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हुई है। तो आपको उत्तर में करना है 2014 में। इसके बाद है 5वां में है आपका, महिलाओं के हित में घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा के विरुद्ध कानून बनाया गया है। आपका उत्तर होगा 2006 में। इसके बाद आता है आपका रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो आपको जो है ए नंबर में भरना है 83.5, बी में भरना है आपको संस्कृत, सी में भरना है आपको बांग्ला और डी में भरना है आपको कोलकाता और ई में भरना है आपको जनगणना। तो आप इस तरह भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 में है, रूढ़िवादी धारणाएं महिलाओं के जीवन को कैसे प्रभावित करती है? आपको उत्तर में करना है, रूढ़िवादी धारणाओं के कारण ही बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर, इंजीनियर बनने के लिए अध्ययन करने और प्रशिक्षण लेने के लिए सहयोग नहीं मिल पाता है जो लड़कों को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 8वां में है, राज सुंदरी देवी स्वप्न में क्या पढ़ रही थी? आपको उत्तर में लिखना है, राज सुंदरी देवी स्वप्न में चैतन्य भागवत एक संत का जीवन पढ़ रही थी। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9वां। प्रश्न क्रमांक 9 में है, लक्ष्मी लाकरा के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? आपको उत्तर मिलना है, झारखंड के एक गरीब आदिवासी परिवार की 27 वर्षीय महिला लक्ष्मी लाकरा के जीवन से हमें परिस्थितियों को हराकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10 में है, रमाबाई द्वारा महिला शिक्षा के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। आपको उत्तर मिलना है, रमाबाई द्वारा सन 1898 में पुणे के पास खेड़ा गांव में एक मिशन स्थापित किया गया, जहां विधवा स्त्रियों और गरीब औरतों को पढ़ने लिखने तथा स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी। उन्हें लकड़ी से चीज़ें बनाने, छापा खाना चलाने जैसी कुशलता भी सिखाई जाती थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11 में है, रुकैया सखावत हुसैन द्वारा लिखित कहानी सुल्ताना का स्वप्न की मुख्य बातें लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है,
कहानी सुल्ताना का स्वप्न की मुख्य बातें। पहला है, इस कहानी में महिलाएं बादलों से होने वाली वर्षा को रोकने के उपाय खोजती हैं और हवाई कारें चलाती हैं। दूसरा है, इस कहानी में एक नारीवादी आदर्श राज्य की कल्पना की गई है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12। प्रश्न क्रमांक 12 में है, उन बातों को लिखिए जिनके विरोध में महिलाओं को आंदोलन करना पड़ा। उत्तर में है, भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाना महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शारीरिक और मानसिक हिंसा, यौन प्रताड़ना, दहेज हत्याओं के विरोध में महिलाओं को अनेक आंदोलन करना पड़ा। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13 में है, सत्या रानी द्वारा अपनी बेटी के लिए न्याय प्राप्त करने हेतु क्या प्रयास किए गए। आपको उत्तर में करना है, सत्या रानी महिला आंदोलन की एक सक्रिय सदस्य दहेज के लिए मार दी गई। अपनी बेटी के मामले में न्याय मांगने के लिए लड़े गए लंबे मुकदमे की कानूनी फाइलों से घिरी हुई सर्वोच्च न्यायालय की सीढ़ियों पर बैठी है एवं अपनी बेटी के लिए न्याय प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न क्रमांक 14 में, आपके जीवन में स्कूल जाना महत्वपूर्ण क्यों है। आपको उत्तर में लिखना है, हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा स्कूली शिक्षा है जो हमारे भविष्य को आकार देने और बौद्धिक और व्यक्तिगत विकास दोनों के लिए आधार तैयार करने में मदद करती है। हमारे नैतिक और सांस्कृतिक विकास में स्कूल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्कूल में हमें शिक्षित करके हमें विभिन्न संस्कृतियों से परिचित कराते हैं। हमारे जीवन में स्कूल जाना इसीलिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15। प्रश्न क्रमांक 15 में है, राज सुंदरी देवी द्वारा अपनी आत्मकथा में मुख्य रूप से किस बात का उल्लेख किया गया है। तो आपको उत्तर में करना है, राज सुंदरी देवी द्वारा अपनी आत्मकथा में प्रमुख रूप से शिक्षा का उल्लेख किया गया है। यह आत्मकथा 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी। राज सुंदरी देवी का जन्म 200 वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल में हुआ था। राज सुंदरी देवी ने अपनी आत्मकथा में मुख्य रूप से लिखा है कि यदि लड़की लिखती पढ़ती है तो वह पति के लिए दुर्भाग्य लाती है और विधवा हो जाती है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16 में है, नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। तो यहाँ पे आपको लिखना है 40%, यहाँ 15%, यहाँ पे लिखना है आपको 42% और स्त्री में लिखना है आपको 65%। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 17 में, हमारे देश में अधिक संख्या में लड़कियों को स्कूल छोड़ने के क्या कारण हैं। आपको उत्तर में करना है, हमारे देश के अनेक भागों में विशेषकर ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों में नियमित रूप से पढ़ाने के लिए ना उचित स्कूल है ना ही शिक्षक। कुछ परिवार अत्यंत निर्धन होते हैं और अपने सब बच्चों को पढ़ाने का खर्चा नहीं उठा पाते हैं एवं साधनों का अभाव भी होता है। इस कारण लड़कियों को स्कूल छोड़ना पड़ता है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18 में है, औरतों के अधिकारों के संबंध में जागरूकता फैलाने हेतु कौन कौन से माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। तो आपको उत्तर में करना है, औरतों के अधिकारों के संबंध में जागरूकता फैलाने हेतु गीतों, नुक्कड़ नाटकों, रैलियां प्रदर्शित व जनसभाओं का प्रयोग किया जा सकता है। औरतों के अधिकारों के संबंधों में जागरूकता बढ़ाना भी महिला आंदोलन का एक प्रमुख कार्य है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 19। प्रश्न क्रमांक 19 में दिया है प्रोजेक्ट कार्य। क्वेश्चन है, अपने आस पड़ोस की 10 महिलाओं की जानकारी पता लगाइए कि वे किस किस प्रकार के कार्य करती हैं, उनके खान पान, पहनावा, रुचि व उनकी आय के स्रोत क्या हैं, लिखें। तो इस क्वेश्चन का उत्तर जो है आप अपने क्लास टीचर से पूछ के कर लीजिएगा। तो यहाँ अध्याय 6 में दिया है आपका संचार माध्यमों को समझना। प्रश्न क्रमांक 1 में है, सरकार समाचार पत्र के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत को समुदाय तक पहुँचाने से प्रतिबंधित करती है तो इसे कहते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा सेंसरशिप। इसके बाद दूसरे में है, मास मीडिया का माध्यम नहीं है। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, टाइपराइटर। इसके बाद तीसरे में है, व्यक्ति को रातों रात प्रसिद्धि प्राप्त कराने में प्रमुख भूमिका होती है। आपका उत्तर हो जाएगा संचार साधन। इसके बाद आता है आपका चौथा में, मीडिया शब्द संबंधित नहीं है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, प्रिंटर।
इसके बाद आते हैं आपके रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो आपको ए में भरना है आपको संचार, बी में भरना है आपको धन, इसके बाद आपको सी में भरना है मास मीडिया और डी में भरना है 1940 और आपको ई में भरना है पत्रकारिता। तो आप इस तरह भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रश्न क्रमांक 6 में है वर्तमान में संचार के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं, उनके नाम लिखिए। आपको उत्तर में लिखना है वर्तमान में संचार के प्रमुख साधन रेडियो, टीवी, इंटरनेट, अखबार, टेलीफोन, कंप्यूटर आदि। इसके बाद 7वें में है मीडिया किसे कहा जाता है। आपको उत्तर में लिखना है रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट और संचार के अन्य साधनों के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला शब्द मीडिया कहलाता है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 8 में है सेंसरशिप से क्या आशय है। उत्तर में करना है जब सरकार समाचार के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत की किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचाने से प्रतिबंधित करती है तो इसे सेंसरशिप कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रश्न क्रमांक 9 में है सैटेलाइट के क्या उपयोग हैं। आपको उत्तर में करना है टेलीविज़न में प्रदर्शित चित्र सैटेलाइट और केबल के विस्तृत जाल के माध्यम से अत्यंत सुंदर क्षेत्रों तक पहुंचाए जाते हैं। सैटेलाइट के कारण हम संसार के अन्य भागों के समाचार और मनोरंजक कार्यक्रम देख पाते हैं। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10 में है जनसंचार के साधनों से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आए हैं। उत्तर में करना है हमारे रोज़मर्रा के जीवन में जनसंचार के साधनों की अहम भूमिका हो गई है। उनके बिना हम आज आधुनिक जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। वे हमारे लिए न सिर्फ सूचना के माध्यम हैं बल्कि वे हमें जागरूक करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। इसके बाद 10 में है जनसंचार माध्यमों से धन किस प्रकार कमाया जाता है। आपको उत्तर में करना है जनसंचार माध्यमों से विभिन्न वस्तुओं का विज्ञापन दिखाकर धन कमाया जाता है, जैसे कारें, चॉकलेट, कपड़े, मोबाइल फ़ोन आदि जनसंचार माध्यम से धन कमाया जा सकता है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12 में लोकतंत्र में संचार माध्यम किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपको उत्तर में करना है लोकतंत्र में देश और संचार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में संचार माध्यमों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 13 में लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यम का होना क्यों आवश्यक है। आपको उत्तर में करना है संतुलित रिपोर्ट लिख पाना संचार माध्यमों के स्वतंत्र होने पर निर्भर करता है। स्वतंत्र संचार माध्यमों से तात्पर्य है कि उनके द्वारा दिए जाने वाले समाचारों को कोई भी नियंत्रित या प्रभावित न करें। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रश्न क्रमांक 14 में टेलीविज़न पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रम हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। आपको उत्तर में करना है दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रम हमारे जीवन में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन को प्रभावित करता है। इसके माध्यम से हमारे जीवन में दुनिया की खबर प्राप्त हो जाती है। दूरदर्शन के माध्यम से हमारे जीवन में नई नई बातें सीखने मिलती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15 में स्थानीय संचार माध्यम के रूप में समाचार पत्र का महत्व लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है समाचार पत्र या अखबार समाचारों पर आधारित एक प्रकाशन है जिसमें मुख्यतः सामयिक घटनाएं, राजनीतिक, खेलकूद, विज्ञापन इत्यादि जानकारियाँ सस्ते कागज़ पर छपी होती हैं। समाचार पत्र संचार के माध्यमों में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16 में मास मीडिया से क्या आशय है। मास मीडिया के 3 साधनों के नाम लिखिए। आपको उत्तर में करना है टीवी, रेडियो और अखबार संचार माध्यमों के ऐसे रूप हैं जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक है, देश और विदेश के जनसमूह तक है, इसीलिए इन्हें जनसंचार माध्यम का मास मीडिया कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 17 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व प्रिंट मीडिया में क्या अंतर है, उदाहरण सहित लिखिए। आपको उत्तर में लिखना है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व प्रिंट मीडिया के बीच अंतर। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक रूप है जिसमें टीवी, रेडियो आदि शामिल है। दूसरा है प्रिंट मीडिया का एक मुद्रित रूप है जिसमें समाचार पत्र, पत्रक, हैंडबिल आदि शामिल हैं। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18 में समाचार पत्र या किसी पत्रिका में प्रकाशित किए जाने वाले जनहित संबंधी विज्ञापन का प्रारूप तैयार करें।
तो आपको इस तरह लिखना है, चेतावनी, डेंगू भयानक संक्रमण रोग है। पहला है, घरों के आसपास गंदा पानी ना रुकने दें। दूसरे में है, मल जल की निकासी की उचित व्यवस्था करें। तीसरे है, मच्छर कदापि ना पनपने दें। चौथे में है, समीप के अस्पताल में जाकर तुरंत टीका लगवाएं। दूर होगी डेंगू की बीमारी जब होगी हम सबकी भागीदारी। तो आप इस तरह से लिख लीजिएगा। यहाँ पे 7 विषय सामाजिक विज्ञान। आज की वीडियो में देखने वाले हैं अध्याय 7। अध्याय 7 में हमारे आसपास के बाजार। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका, वस्तु के उत्पादक और उपभोक्ता के बीच होने वाले लोग होते हैं। तो आपको उत्तर में करना है व्यापारी। दूसरा में है, व्यापारियों की लंबी श्रृंखला का अंतिम व्यक्ति जो वस्तु या उपभोक्ता को बेचता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा फुटकर व्यापारी। इसके बाद तीसरे में है, साप्ताहिक बाज़ारों में लगने वाली अधिकतर दुकानों में सम्मिलित नहीं होती है। तो आपको डी नंबर करना है, गाड़ियों या वाहनों की दुकानें। चौथे में, ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़मर्रा की वस्तुएं खरीदी जाती हैं। उत्तर हो जाएगा आपका साप्ताहिक बाज़ारों से। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, ब्रांडेड सामानों से तात्पर्य है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बड़ी कंपनियों का सामान। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो आपको ए नंबर में भरना है साप्ताहिक, बी में भरना है आपको फुटकर, सी में भरना है आपको मॉल, और डी में भरना है आपको मिले, और ई में भरना है आपको उधार। तो आप इस तरह भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7 में है, साप्ताहिक बाज़ारों में कच्ची दुकानें क्यों होती हैं। आपको उत्तर में करना है, साप्ताहिक बाज़ारों में कच्ची दुकानें इसीलिए होती हैं क्योंकि ये दुकानें सप्ताह में एक निश्चित दिन लगती है। व्यापारी दिन में दुकान लगाते हैं और शाम को उन्हें समेट लेते हैं। 8वां प्रश्न है, व्यापारी किन्हें कहा जाता है। उत्तर है, वे लोग जो वस्तु के उत्पादक और वस्तु के उपभोक्ता के बीच में होते हैं उन्हें व्यापारी कहा जाता है। 9वां प्रश्न आता है आपका, ऐसी कोई 2 लाभ बताइए जो मोहल्ले की दुकान से मिलते हैं परंतु साप्ताहिक बाज़ार में नहीं मिलते। तो आपको उत्तर में करना है, मोहल्ले की दुकान वाले लोग स्थायी दुकान होने के कारण परिचित होते हैं जिससे कि वे हमें सामान उधार भी देते हैं, जबकि साप्ताहिक बाज़ार में ऐसा नहीं होता। दूसरा है, मोहल्ले की दुकान घर से निकट होती है जबकि साप्ताहिक बाज़ार थोड़े दूर होते हैं। इसके बाद आते हैं आपके प्रश्न क्रमांक 10 में है, थोक व्यापारी तथा खुदरा व्यापारी में अंतर बताइए। आपको उत्तर में लिखना है, थोक व्यापारी बड़ी मात्रा में वस्तुएं खरीदता है जबकि खुदरा व्यापारी थोक व्यापारी से कम मात्रा में वस्तुएं खरीदता है। थोक व्यापारी का एक क्षेत्र होता है जबकि खुदरा व्यापारी का कोई क्षेत्र नहीं होता। इसके बाद आते हैं आपके प्रश्न क्रमांक 11 में, साप्ताहिक बाज़ारों में खरीदारों के पास मोल तोल करने का अवसर क्यों होता है। आपको उत्तर में करना है, यदि एक दुकानदार किसी वस्तु के लिए अधिक कीमत मांगता है तो लोगों के पास यह विकल्प होता है कि वे दूसरी दुकानों पर वही सामान देख लें जहां उन्हें कम कीमत पर मिल जाए। इसलिए साप्ताहिक बाज़ारों में खरीदारों के पास मोल तोल करने का अवसर होता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 में दिया है, किसी एक उदाहरण से समझाइए कि खरीदना बेचना बाजार के अलावा अन्य स्थानों से भी हो सकता है। आपको उत्तर में करना है, खरीदना बेचना बाजार के अलावा अन्य स्थानों से भी हो सकता है। जैसे आजकल अलग अलग जगहों पर तरह तरह के बाजार हैं और सभी प्रकार की वस्तुएं वहां पर प्राप्त हो जाती हैं। वर्तमान में तरह तरह के सामान के लिए फ़ोन और इंटरनेट पर भी ऑर्डर दे दिए जाते हैं और सामान आपके घर तक पहुंचा दिया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13 में, साप्ताहिक बाज़ारों से सामान खरीदना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल की अपेक्षा सस्ता क्यों होता है। कोई 3 कारण लिखिए। आपको उत्तर में करना है, साप्ताहिक बाज़ारों से सामान खरीदना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल की अपेक्षा सस्ता होता है क्योंकि साप्ताहिक बाज़ारों से सामान खर्च पर दुकानें लगती हैं जिससे हमें वस्तुएं कम कीमत पर मिल जाती हैं, जबकि शॉपिंग मॉल में बहुमंजिला वातानुकूलित दुकानें होने के कारण खर्च अधिक होता है जिससे यहाँ पे वस्तुएं महंगी मिलती हैं। इसके बाद आते हैं आपके प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न क्रमांक 14 में, इंटरनेट से सामान खरीदना ऑनलाइन खरीदारी कैसे होता है, इसके मुख्य कारण क्या हैं, इसके मुख्य चरण क्या हैं। तो आपको उत्तर में लिखना है, वर्तमान में लोग इंटरनेट के जरिए घर से बाहर कदम रखे बिना ही बाजार में प्रवेश कर लेते हैं। वे अपने क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन खरीदारी कर लेते हैं। ऑनलाइन खरीदारी के लिए सर्वप्रथम इंटरनेट पर उस वस्तु को खोजकर उसकी दी हुई कीमत को अदा करके उस वस्तु को घर बैठे प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15।
प्रश्न क्रमांक 15 में नीचे दी गई शब्द श्रृंखला को समझाइए। तो देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है फैक्ट्री, खेत, थोक व्यापारी, खुदरा व्यापारी, उपभोक्ता। तो चलिए इसके उत्तर देखते हैं। तो आपको उत्तर में लिखना है फैक्ट्री, खेत। फैक्ट्री या खेत से वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। थोक व्यापारी में जो फैक्ट्री या खेत से बड़ी मात्रा में वस्तुओं को खरीदते हैं उन्हें थोक व्यापारी कहते हैं। तीसरे में है खुदरा व्यापारी, जो थोक व्यापारी के पास से कम मात्रा में वस्तुओं को खरीदते हैं वे खुदरा व्यापारी होते हैं। चौथे में है उपभोक्ता, जो वस्तुएं खुदरा व्यापारी से उपभोक्ता को मिलती है वह उपभोक्ता कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16 में है थोक बाजार एवं मोहल्ले की दुकानों में क्या क्या अंतर होते हैं, लिखिए। आपको उत्तर में कहना है थोक बाजारों में बहुत बड़ी मात्रा में खरीदना और बेचना होता है। अधिकांश उत्पादों जिनमें सब्जी, फल और फूल आदि भी सम्मिलित हैं, इनके भी अपने अपने विशेष थोक बाजार होते हैं। थोक बाजार का एक क्षेत्र होता है मोहल्ले दुकानें हमारे मोहल्ले में होती हैं, जो हमें कई तरह की सेवाएं और सामान उपलब्ध करवाती हैं। मोहल्ले की दुकानें अक्सर पक्की और स्थायी होती हैं। मोहल्ले के दुकानदार और खरीदार एक दूसरे से परिचित होते हैं, इसलिए दुकानदार ग्राहकों को उधार भी दे देते हैं। हम देखने वाले हैं अध्याय 8 में है बाजार में एक कमीज। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन आता है आपका दादन व्यवस्था संबंधित है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, बुनकारों द्वारा घर पर कपड़ा तैयार करना। दूसरा है निर्यातक का संबंध है, तो आपका उत्तर हो जाएगा विदेशों में माल बेचना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा में संसार के सबसे विशाल कपड़ा बाजारों में से एक भारत के किस राज्य में स्थित है। आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, तमिलनाडु। चौथे में तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगने वाला ईरोड का बाजार किस सामग्री के सक्रिय के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका उत्तर हो जाएगा कपड़ा। पाँचवें में है स्वप्ना अपने खेत में उगाती है, तो आपका उत्तर हो जाएगा कपास। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपके रिक्त स्थानों वाले। तो ए में भरना है आपको बुनकर, बी में भरना है आपको पावर लूम, सी में भरना है आपको व्यापार और डी में भरना है आपको मुनाफा। इसके बाद आते हैं आपके प्रश्न क्रमांक 7 में कपास के फल जिनमें रुई भरी होती है उसे क्या कहते हैं। आपको उत्तर में करना है कपास के फल जिनमें रुई भरी होती है उसे टोडे कहते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 8 में है मुनाफा शब्द का क्या आशय है। आपको उत्तर में करना है जो आमदनी हुई है उसमें से सारे खर्चों को घटा देने के बाद बचने वाली राशि मुनाफा कहलाती है। 9वें में है बुनकर क्या काम करते हैं। आपको उत्तर में करना है बुनकर लोग अपने गांव में कपड़े तैयार करते हैं। बुनकर व्यापारी से सूत लेते हैं और तैयार कपड़ा देते हैं। बुनकर तैयार किए हुए कपड़े को शहर में व्यापारी के पास ले जाते हैं। इसके बाद 10वें में है स्वप्ना को अपनी रुई स्थानीय व्यापारी को बेचने से क्या हानि हुई। उत्तर है स्वप्ना को अपनी रुई स्थानीय व्यापारी को बेचने से कम मूल्य प्राप्त हुआ, क्योंकि स्वप्ना ने स्थानीय व्यापारी से ऊंची ब्याज दर पर कर्ज लिया था। इसके बाद 11 में है दादन व्यवस्था को समझाइए। उत्तर में लिखना है कच्चे माल को प्राप्त करने के लिए बुनकर व्यापारी से सूत लेते हैं और उन्हें तैयार कपड़ा देते हैं। यह व्यवस्था दादन व्यवस्था कहलाती है। दादन व्यवस्था में व्यापारी बुनकरों को बहुत कम पैसा देते हैं। इसके बाद आते हैं आपके प्रश्न क्रमांक 12 में है बुनकरों के लिए सहकारी संस्थाएं क्यों स्थापित की गई। आपको उत्तर में करना है दादन व्यवस्था में व्यापारी बुनकरों को बहुत कम पैसा देते हैं। व्यापारियों के ऊपर निर्भरता को कम करने और बुनकरों की आमदनी बढ़ाने के लिए सहकारी संस्थाएं स्थापित की गई हैं। एक सरकारी संस्था में लोग इकट्ठे होकर परस्पर लाभ के लिए काम करते हैं। बुनकरों की सहकारी संस्था में बुनकर एक समूह बनाकर कुछ गतिविधियां सामूहिक रूप से करते हैं। नेक्स्ट है आपका 13 में है बताइए क्या एक बड़ा बाजार सबको लाभ पहुंचा सकता है। आपको उत्तर में करना है एक बड़ा बाजार सबको लाभ नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि बाजार से धनवान और शक्तिशाली लोग ही सर्वाधिक लाभ उठा सकते हैं। ये वे लोग हैं जिनके पास पैसा है, अपने कारखाने हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं और बहुत ज़मीनें हैं। गरीबों को अनेक चीज़ों के लिए धनी और शक्तिशाली लोगों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। प्रश्न क्रमांक 14 में कपास मंडी से धागा बनने तक की कपास की यात्रा को समझाइए।
आपको उत्तर में करना है कपास मंडी में व्यापारी कपास बेचता है। इस कपास को मिलें खरीद लेती हैं। इसके बाद मिलें कपास से बीज हटाते हैं और दबाकर कपास के गट्ठर बनाते हैं। सूत काटने की मिलें कपास के गट्ठर खरीद लेती हैं। इसके बाद सूत काटने के मिलें कपास से धागा बनाती हैं और फिर ये मिलें व्यापारियों को धागा बेच देती हैं। प्रश्न क्रमांक 15 में है बुनकरों की क्या क्या समस्याएं होती हैं। तो आपको उत्तर में करना है बुनकरों की निम्नलिखित समस्याएं होती है। पहला है बुनकर कच्चे माल को प्राप्त करने और तैयार माल की बिक्री के लिए व्यापारियों पर निर्भर होते हैं। दूसरा है व्यापारी बुनकरों को आर्डर देते हैं कि क्या कपड़ा बनवाया जाना है और इसके लिए वह बहुत कम मूल्य देते हैं। तीसरे में बुनकरों के पास यह जानने का कोई साधन नहीं है कि वह किसके लिए कपड़ा बना रहे हैं और वह किस कीमत पर बेचा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16 में बाजार में लाभ के आधार पर असमानता कैसे दिखाई देती है। तो आपको उत्तर में करना है विदेशी व्यवसायी ने बाजार में अधिक मुनाफा कमाया, उसकी तुलना में वस्त्र निर्यातक का लाभ मध्यम श्रेणी का रहा। दूसरी ओर वस्त्र निर्यातक फैक्ट्री के कामगार मुश्किल से केवल अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों की पूर्ति लायक ही कमा सकते हैं। इसी प्रकार हमने देखा कि कपास उगने वाले छोटे किसान और बुनकरों ने कड़ी मेहनत की, लेकिन बाजार में उन्हें उनके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिला। व्यवसाय या व्यापारियों की स्थिति के बीच की है। बुनकरों की तुलना में उनकी कमाई अधिक हुई है, लेकिन निर्यातक की कमाई से बहुत कम है। इस तरह बाजार में असमानता दिखाई देती है। तो आपको इस तरह करना है। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो।